हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बायजूस एग्जाम पेपर पर। और मैं हूं आपका जी और जीएस एजुकेटर नवदीप सिंह। तो चलिए फिर फटाफट से आज के सेशन को जानना शुरू किया जाए। बड़ी ही महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें जो हम लोग जानेंगे। डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन क्या होता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। डिस्पर्शन का मतलब होता है वर्ण विक्षेपण। स्कैटरिंग का मतलब होता है प्रकीर्णन। इंटरफेरेंस का मतलब होता है व्यतिकरण। और पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवीकरण। और यहाँ पर डिफ्रैक्शन है जिसका अर्थ होता है विवर्तन। हम लोग प्रकाश के इन सभी गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये क्या है और इनका क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको कहा था, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन और परावर्तन नाम के जो दो टॉपिक हमने पढ़े थे, उनके बारे में कुछ कुछ आज हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो अंकित जी, गौतम अखिलेश जी, विशाल, चंदन, दीपक, विजय विकास जी, अवनीश, आयुष सिंह जी एंड मंजीत जी, वेलकम टू द सेशन। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो फिर जानना शुरू किया जाए वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, ध्रुवीकरण एवं विवर्तन के बारे में। यस। सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको सीधे सीधे दो तीन चीजें बता देना चाहता हूं। हम लोग कुछ चीजें पढ़ रहे थे, जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि सर इंद्रधनुष के बारे में हम किस तरीके से जानेंगे। तो सबसे पहले इंद्रधनुष के बारे में जानने के लिए आपको जानना जरूरी है कि वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्शन क्या है, और वर्ण विक्षेपण के बाद जो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टीआईआर की स्थिति बनती है, वो किस तरीके से इंद्रधनुष बनाने में कारगर है। सबसे पहले, जब जब कभी भी कोई व्हाइट लाइट, अब ये शब्द है व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का मतलब होता है सफेद प्रकाश। सफेद प्रकाश का मतलब सूर्य की किरण या सूर्य का प्रकाश। सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है उसमें अपने आप में एक स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि उसके अलग अलग रंग होते हैं। 7 रंगों में वो विभाजित हो सकता है। और जब भी कभी सफेद प्रकाश या सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो उसके 7 अलग अलग रंग बनते हैं। इन 7 अलग अलग रंगों को आप लोगों ने बैजानी हपीनाला के नाम से जरूर पढ़ा होगा। जब हम लोग बचपन में पढ़ाई किया करते थे तो हमारे स्कूल्स में बैजानी हपीनाला सिखाया जाता था। इसमें से बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, या इसको हम लोग विबग्योर भी पढ़ सकते हैं। विबग्योर यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, है ना। बिल्कुल सही। तो इस तरीके से हमने वो ट्रिक पढ़ी हुई थी। मतलब कि प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाने की प्रक्रिया को हम वर्ण विक्षेपण कहेंगे, या यूं कहें कि द प्रोसेस ऑफ व्हाइट लाइट इन विच इट स्प्लिट्स इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज टर्म्ड एज द डिस्पर्शन। अब डिस्पर्शन को प्रिज्म के थ्रू समझा जा सकता है, और यस, हमारे पास जो प्रिज्म है उस प्रिज्म के माध्यम से हम इसे जान भी सकते हैं। चलिए बताता हूं आपको किस तरीके से प्रिज्म के माध्यम से हम इस पर पढ़ाई कर सकते हैं। देखो भाई, हमारे लाइट में जब जब हम लोग विबग्योर की बात करते हैं तो आप ये देख सकते हो, आपको दो शब्द मिलेंगे। एक होता है क्रोमा। क्रोमा शब्द का अर्थ है रंग से। फिर उसके बाद दूसरा, इसमें कहा मोनोक्रोमा, या एक शब्द आता है मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक रंग। अच्छा, इसमें एक और शब्द आता है पॉलीक्रोमैटिक। पॉलीक्रोमैटिक का मतलब होता है कई रंग। अब एक बात तो आप जान लीजिए कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पॉलीक्रोमैटिक होता है। और ये है सूर्य का प्रकाश, जिसे हम व्हाइट लाइट यानी सफेद प्रकाश कहते हैं। और यही सफेद प्रकाश घुस रहा है सीधे जाकर के प्रिज्म के अंदर। प्रिज्म में देखिए अलग अलग कलर्स में विभाजित हुआ, और हम लोगों ने जो पढ़ा VIBGYOR, विबग्योर। ये प्रक्रिया जिसमें कोई भी पॉलीक्रोमैटिक यानी कई रंगों का प्रकाश एक एक अलग अलग रंग में बट जाता है, इसे ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया आपको यहां से। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं रेड की, फिर उसके बाद वॉयलेट की, तो एक बात तो ध्यान रखिए, वॉयलेट में इसकी वेवलेंथ यानी जो इसका तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, लेकिन इसमें ऊर्जा यानी कि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ऐसे ही रेड कलर की ये प्रॉपर्टी है कि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। यानी कि इसका तरंग दैर्घ्य इतना ज्यादा है कि ये कहीं पर भी पहुंच सकता है और किसी भी रंग से ज्यादा तेजी से पहुंच सकता है। इसीलिए वेवलेंथ ज्यादा, तो इसका जो ऊर्जा है या जो इसकी एनर्जी है वो कम होती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं, खास बात है इसमें। वेवलेंथ ज्यादा यानी तरंग दैर्घ्य ज्यादा, ऊर्जा कम। वेवलेंथ कम यानी कि ऊर्जा ज्यादा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। पहले पृथ्वी पर कौन सा रंग पहुंचेगा, लाल पहुंचेगा या वॉयलेट पहुंचेगा, जल्दी से बताइए। जब सूर्य निकलता है या सूर्य डूबने वाला होता है तो सबसे ज्यादा जिसकी तरंग दैर्घ्य है वही आपके पास आती है। इसीलिए सूर्य डूबते समय, सूर्य अस्त व उदय होते समय, सूर्य उदय व अस्त होने के समय पर हमें लाल रंग का दिखता है। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गई। यानी कि
अगर हम लोग इन विबग्योर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले लाल रंग पृथ्वी पे पहुंचेगा, फिर उसके बाद ऑरेंज पहुंचेगा, फिर येलो पहुंचेगा, फिर ग्रीन पहुंचेगा, क्योंकि वेवलेंथ जो है वो धीरे धीरे यहां जाकर के कम हो रही है और वॉयलेट की सबसे कम है ना। ये एक पॉइंट तो क्लियर हो गया आपको। वेवलेंथ धीरे धीरे कम होती जा रही है, तरंग दैर्घ्य कम होता जाएगा, यानी ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, इन सब में धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर बताता हूं कि होता क्या है, एनर्जी कैसे कम। देखो, जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा उसके अंदर एनर्जी उतनी ही कम, और जिसकी वेवलेंथ जितनी कम उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा, ऊर्जा। मैं आपको बताऊंगा, फॉर्मूले के तहत बता दूंगा, तो फिर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे भी आमतौर पर आपने देखा ही है, जब मैं आपको वेव्स के बारे में बता रहा था, जब मैं गिटार की स्ट्रिंग के बारे में बता रहा था आपको, तब भी कह रहा था कि जैसे गिटार की स्ट्रिंग आप बजाते हो, अब गिटार में जितना पतला मूवमेंट होता है उतनी बढ़िया आवाज आती है, जितना मोटा मूवमेंट होता है उतनी बेस की आवाज आती है। अभी आपको न्यूमेरिकल के थ्रू भी समझा दूंगा। खैर, विबग्योर में हमने क्या देखा कि रेड सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंच रहा है, उसके बाद ऑरेंज पहुंचेगा, फिर येलो पहुंचेगा, फिर ग्रीन पहुंचेगा। अब हमारी पृथ्वी पर आपको वायुमंडल भी दिखता है, और वायुमंडल के साथ साथ हमारी हमारी ही पृथ्वी पर आपको जलमंडल भी दिखता है। लेकिन जब जब सूर्य का प्रकाश होता है, जलमंडल और वायुमंडल दोनों नीले दिखते हैं। अब ये नीले दिखने का कारण कहलाएगा प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये हमेशा याद रखिए, नीला दिखने का कारण है प्रकीर्णन। हिंदी में इसे कहा जाए स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अभी आपको ये भी बताऊंगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता किस तरह से है, और इन्हीं रंगों की वजह से स्कैटरिंग होती है या ये प्रकीर्णन होता है। सबसे पहले ये बताएं, यहां तक समझ गए आप लोग कि प्रिज्म से किस तरीके से एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट यानी अलग अलग रंगों की लाइट मोनोक्रोमेटिज्म में चेंज हो जाती है। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो तो फिर आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक शब्द है यहां पर आएगा स्कैटरिंग। स्कैटरिंग के बारे में अब हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि डिस्कशन हमारा कंटिन्यू हो जाए। स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन। स्कैटर का मतलब क्या होता है? वैसे तो अगर आप ये शब्द पढ़ोगे तो इसका मतलब होता है तितर बितर कर देना, है ना। तितर बितर कर देना, फैला देना किसी चीज को। हाँ, स्कैटर होगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा जितना और भी रंग होंगे विजय। अभी मैं आपको बताता हूँ, कलर तो हर कोई स्कैटर हो सकता है, रंग तो सारे स्कैटर करेंगे। स्कैटर करने का मतलब तितर बितर तो सारे ही, फैलने वाले कलर तो सभी होते हैं। लेकिन होगा क्या कि जैसे अगर मान लीजिए हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, अब पृथ्वी में हमने बात की एक तरफ एटमॉस्फेयर की, और दूसरी तरफ हमने बात की कि भाई हाइड्रोस्फीयर भी है। एटमॉस्फेयर का मतलब कि एक तरफ तो वायुमंडल है और दूसरी तरफ जलमंडल है। अब ये वायुमंडल और जलमंडल दोनों के दोनों, वायुमंडल और जलमंडल ये दोनों के दोनों में आप कुछ ना कुछ कण तो मौजूद होंगे, और ये जितने भी कण इसमें मौजूद होते हैं ये सभी के सभी कण सूर्य के प्रकाश से आने वाले रंगों को अवशोषित करना शुरू करते हैं। अब रंगों को अवशोषित करने का मतलब एनर्जी को अवशोषित करना। कोई भी एनर्जी अवशोषित होगी, रंग थोड़ी ना अवशोषित हो जाएगा। तो सोचो कि सबसे पहले पहुंचा रेड कलर, तो रेड कलर को इन्होंने अवशोषित कर लिया। फिर उसके बाद पहुंचा ऑरेंज कलर, ऑरेंज को भी अवशोषित कर लिया। फिर उसके बाद पहुंचा ग्रीन कलर, सॉरी येलो कलर, ग्रीन तो बाद में पहुंचेगा येलो के बाद ही। येलो, येलो मानी पीला कलर पहुंचा, उसको भी अवशोषित कर लिया। ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर को भी अवशोषित कर लिया। यानी कि इतना तो है कि ये जो शुरू के 3-4 रंग इनके पास पहुंच रहे हैं वो ये अवशोषित करते जाएंगे, लेकिन इनकी अवशोषण क्षमता, इन कणों की या जो भी मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, इन सभी की अवशोषण क्षमता कम हो जाएगी। अब कम होने पर इनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो जो भी इनके पास अलग से रंग पहुंचेंगे, चाहे वो ब्लू पहुंचे, चाहे वो इंडिगो पहुंचे, या चाहे पहुंचे वॉयलेट, ये तीनों के तीनों रंग इनके किसी काम के नहीं है। तो ये बोलेंगे कि सर हमें नहीं चाहिए, ये रंग को फैला दो, फेंक दो बाहर। अब जैसे ही ये रंगों को बाहर फेंकते हैं, ये बाहर फेंकने की प्रक्रिया ही तो स्कैटरिंग कहलाती है। स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरा देना, तितर बितर कर देना। अब इन्होंने ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट, अब मजे की बात यह है कि बैगनी, जामनी और जो वॉयलेट कलर होता है पर्पल, बैगनी, जामनी और नीला, ये तीनों लगभग सेम क्लास के कलर हैं। आपको सेम क्लास कहने का मतलब कि उसी एक वर्ण के कलर होते हैं ये। आपको आमतौर पर ऐसा सुनने को मिला होगा कि जब आप ब्लू को देखते हैं, जब आप इंडिगो को देखते हैं, जब आप वॉयलेट को देखते हैं, तो ये सभी अलग अलग रंग आपको ऑलमोस्ट उसी क्लास के नजर आते हैं, सेम क्लास के दिखते हैं। तो बस यही हमको यहाँ पे समझना है,
यही हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट ये सेम क्लास के कलर जब फैलते हैं तो ये तीनों मिलकर के एक कलर बनाते हैं जिसे कहा जाता है स्काई ब्लू। और ये वायुमंडल में मौजूद कण वायुमंडल में प्रकीर्णन करवाएंगे तो वहां स्काई ब्लू कलर का वायुमंडल मिलेगा आपको। और हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल में मौजूद कण जब जलमंडल में प्रकीर्णन करवाएंगे तो यहां आपको जलमंडल भी ब्लू कलर का ही दिखेगा। यानी कि हाइड्रोस्फीयर का ब्लू दिखना या जलमंडल का ब्लू दिखना ये दोनों एक ही एक बातें हैं, कुछ अलग से नहीं है इसमें कॉन्सेप्ट। समझ रहे हैं आप लोग, नहीं समझ रहे हैं? एक तो यार इतने ठंडे हो ना आप लोग, कसम से कोई रिस्पांस नहीं देते हो कमेंट सेक्शन में। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं पढ़ा रहा हूं कि क्या कर रहा हूं मैं। इतना ठंडा मैंने बैच नहीं देखा। कमेंट सेक्शन में रिस्पांस दिया करो, वो ये थंब मत दिखाया करो, मेरे को नहीं पता चलता यार कौन थंब दिखा के निकल गया। हाँ, तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन या आसमान का कलर नीला क्यों है या समंदर आपको नीला क्यों दिखता है, तो आसमान नीला दिखने का और समंदर नीला दिखने का दोनों का कारण एक ही है, प्रकीर्णन। लेकिन दूसरी बात मैं ये बता दूं आपको कि ना तो आसमान के नीला होने की वजह से समंदर नीला है और ना तो समंदर के नीले होने की वजह से आसमान नीला है। ये दोनों के दोनों ही अपने अपने वजह से नीले हैं और इनमें एक दूसरे के परावर्तन का कोई लेना देना नहीं है। एक बात फिर से बता देता हूं, आसमान व समुद्र के नीले दिखने में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो इनका कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से, आसमान और समुद्र के नीले दिखने में। चलिए यहां तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया प्रिंस भैया। सेकेंड टाइम पढ़ रहे हैं अंकित, मुझसे ही? मैंने ही पढ़ाया था आपको? ओके, अच्छा चलो बढ़िया है, कुछ नहीं, नई चीजें मिलेंगी आपको, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हर बार सेशन में कुछ ना कुछ ऐड करता ही हूँ। मेरी पुरानी क्लास देखेंगे और नई क्लास देखेंगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ नई चीजें मिलेंगी, कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं इंटरफेरेंस पर। इंटरफेरेंस का मतलब होता है व्यतिकरण। इंटरफेयर का मतलब क्या होता है हिंदी में? इंटरफेयर का मतलब होता है किसी के पर्सनल मामले में टांग अड़ाना। इंटरफेयर का मतलब होता है टांग अड़ाना। इंटरफेयर करना, इंटरवीन करना, इंटरफेरेंस। आजकल थोड़ा कोल्ड हो गया है। इंटरफेरेंस एक नेचुरल फिनोमिना है और ये हर जगह हर मोमेंट पर होता है। हम लोगों को वैसे तो इंटरफेरेंस यानी कि ये व्यतिकरण हर जगह देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसमें भी मैं बता देता हूं आपको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दो तरीके के इंटरफेरेंस होते हैं। अब जैसे अगर मान लो एक लाइट वेव इधर से आ रही है और दूसरी लाइट वेव इधर से आ रही है, ये दोनों एक दूसरे से टकराएं तो या तो पहली वाली दूसरी वाली के ऊपर से निकलेगी और या तो दूसरी वाली पहले वाली के ऊपर से निकलेगी, ऐसा कुछ होगा। तो जब भी दो वेव एक दूसरे से टकराती हैं तो ये दूसरे से टकराने के बाद सुपरपोज होती हैं। दो तरंगें एक दूसरे से टकराने के बाद एक दूसरे से टकराकर सुपरपोज होती हैं। सुपरपोज का मतलब एक दूसरे के ऊपर चलने लगती हैं। अच्छा, ये एक ऐसी परिघटना जिसमें आपको दो तरीके से चीजें देखने को मिलेंगी। हम लोगों ने एक शब्द का नाम सुना है जिसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है आयाम। अब देखो छोटी सी बात यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर मान लीजिए हम किसी वेव के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम आमतौर पर वेव्स को ऐसे ही पढ़े हैं। हमने कहा था कि ये जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है इसे कहा जाता है श्रिंग। श्रिंग का मतलब होता है क्रेस्ट, है ना? इसे श्रिंग कहते हैं, क्रेस्ट। और श्रिंग के क्रेस्ट के बाद ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं गर्त, इसे ट्रफ कहते हैं। दो श्रृंगों के बीच की दूरी को हम कह रहे हैं तरंग दैर्घ्य। दो श्रृंगों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कह रहे हैं। इसके अलावा दूसरी बात ये बता रहा हूं मैं आपको, वेट अ सेकंड। हाँ, दो श्रृंगों के बीच की दूरी को हमने कहा तरंग दैर्घ्य। अब इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जब हम बात करते हैं इस वाली लेंथ की, मध्य से कितनी ऊंचाई तक श्रृंग है, तो ये कहलाता है एम्पलीट्यूड, इसे ही कहते हैं आयाम। ठीक, अब देखो होता क्या है कि जब जब कभी भी दो वेव्स एक दूसरे से सुपरपोज होती हैं या दो तरंगें एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे से टकराने के बाद इनका या तो आयाम बढ़ सकता है या तो आयाम घट सकता है ना? जब जब दो
किरणें, 2 तरंगें एक दूसरे से टकराएँगी तो या तो इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा या तो इनका एम्पलीट्यूड घट जाएगा। अगर ये घटने और बढ़ने की बात हो तो ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में डिवाइड हो जाएँगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब कि एम्पलीट्यूड बढ़ गया और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब कि एम्पलीट्यूड यानी आयाम घट गया, इस तरीके से। तो ये कहानी है इसकी। अब इसके अलावा क्या लॉजिक हो सकता है, वो लॉजिक भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो हमसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सके और मेनली उसमें से क्वेश्चंस आए। तो देखिए इस वाले पिक्चर पर ध्यान मत दीजिए। आमतौर पर होता क्या है कि जब भी लाइट कभी सीढ़ी के ऊपर पड़ती है, तो सीढ़ी के ऊपर लाइट पड़ने के बाद आप देखते हैं कि सीढ़ी ना अलग-अलग कलर की चमकने लगती है। वो इंटरफेरेंस का एक एग्जांपल है। ठीक है, याद रखिएगा इंटरफेरेंस का मतलब सीढ़ी अलग-अलग कलर की चमक जाना, यानी कि लाइट 2 अलग-अलग स्रोतों से आए और 2 अलग-अलग स्रोतों से आकर के एक दूसरे से भिड़ जाए। इंटरफेयर का मतलब होता है टांग अड़ जाए, फंस जाए एक दूसरे में। फिर फंसने के बाद या तो एम्पलीट्यूड खूब बड़ा हो जाएगा या तो एम्पलीट्यूड छोटा ही हो जाएगा। अगर छोटा हो गया तो डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव कहने का मतलब कि खराब है, और अगर बढ़ गया तो विनिर्माण है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव है। खैर, इसके अलावा एक खास बात है जो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, उसे कहा जाता है पोलराइजेशन। यार ये क्या ही हो गया है इसको? यहाँ पर एक एक शब्द पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब होता है हिंदी में अगर इसे कहा जाए तो शब्द होगा इसके लिए पोलराइजेशन, और इसे कहेंगे ध्रुवीकरण। ठीक है, ध्रुवीकरण। विजय पूछ रहे हैं सर ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा? अरे यार मैं क्या बताऊं, होगा इतना तो पक्का है। अब गवर्नमेंट है यार, ना तो कुछ आरआरबी की तरफ से नोटिस आ रहा, ना तो इनकी तरफ से कुछ नोटिस आया, तो मैं क्या बोलूं यार। और इतने बढ़िया टॉपिक बता रहा हूं आपको, बताइए आप मेरे से पूछ रहे हैं ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा? बाद में पूछ सकते हो भैया, ये सब बात के क्वेश्चन है, बाद में पूछा करो। ऐसे पूछोगे तो बताओ। आप सोचो कि आप मुझे ये बताओ कि यार सर एक लड़की है, वो बहुत पसंद आई मुझे, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, और मैं आपसे ये पूछूं कि अच्छा एक बात बताओ, सुबह सुबह कितने बजे उठे थे, तो आपको कैसा लगेगा? तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा दोस्त, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ग्रुप डी का एग्जाम तो होगा, ऐसी बात नहीं कि होगा नहीं। आपकी उम्र भी काफी कम लग रही है, आप भी उम्र से तो मतलब एजेड नहीं हो रहे हो, तो बस आपको लगे रहना है। मानता हूँ हो सकता है फैमिली प्रेशर भी हो थोड़ी बहुत, बट ठीक है, फैमिली वालों को भी तो पता ही है कि एग्जाम तो हो ही नहीं रहे। होगा, मुझे लगता है ऐसा कि नवंबर के लास्ट तक संभावनाएं बनती हैं। खैर, पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण की हम लोग बात करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपको पिछली क्लास में एग्जांपल देकर के कुछ समझा रहा था। मैंने कहा कि अगर मान लें आप किसी रूम के अंदर हैं और दोपहर के 2 बजे हुए हैं, जून की चिलचिलाती धूप, आपको अचानक बोला जाए कि भाई डार्क रूम से, यानी जिस भी कमरे में अंधेरे में आप बैठे हुए थे वहां से निकल करके अचानक से लाइट में आइए, आपकी आंखें ठहरेंगी नहीं, क्योंकि जो लाइट आपकी आंखों के अंदर जा रही है उसमें आपकी पुतली छोटी होने की कोशिश करेगी, पुतली छोटी होकर के कम से कम लाइट जाने की कोशिश करेगी, पर लाइट इतने अलग अलग सोर्सेस से आ रही है, इतने अलग अलग दुनिया भर के स्रोतों से आ रही है कि वो आपकी आंखों को चकाचौंध कर देगी। यहां पर एक शब्द आएगा, चकाचौंध कर देना। तो आपकी आंखें ना चकाचौंध के सामने खुल ही नहीं पाएंगी, आपको ऐसे ऐसे करके देखना पड़ेगा। ऐसा होता है या नहीं होता, ये बताइए। अचानक से जब दोपहर में धूप में आप देखो, क्योंकि अगर किसी पत्थर पर लाइट पड़ रही है तो भी आपकी आंखों तक, अगर किसी टैंक में लाइट पड़ रही है तो भी आपकी आंखों तक, अगर सामने कोई गाड़ी जा रही है तो भी आपकी आंखों तक। रोड से भी ऐसा होगा, दीवारों से भी ऐसा होगा, पेड़ों से भी ऐसा होता है ना? तो यही बात है कि चकाचौंध, हाँ, ये जो चकाचौंध है, ये चकाचौंध आपको पोलराइजेशन के ना होने की वजह से दिखती है, यानी कि अनपोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड का मतलब होता है गैर ध्रुवीकृत। गैर ध्रुवीकृत जो लाइट होती है, तो गैर ध्रुवीकृत लाइट आपको ये करवाती है। तो आप क्या करते हो, हाँ, आप फिर ना वो रेवन वाला चश्मा लाते हो, ब्लैक वाला, और ब्लैक वाला चश्मा लगा करके एकदम बन जाते हो अजय देवगन, और अजय देवगन बनने के बाद फिर खड़े हो जाते हो यहाँ पे। अच्छा, जैसे ही ब्लैक वाला चश्मा लगाते हैं तो होता क्या है, आराम से हम हर कुछ देख पाते हैं। कारण कारण है वो पोलराइज कर देता है। पोलराइज, वैसे ये शब्द पॉलिटिक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, आप लोगों ने सुना होगा कि राजनीति में ध्रुवीकरण, कोई सोचता है कि मुझे इस समुदाय के वोट मिल जाए, कोई सोचता है कि मुझे इस कम्युनिटी के वोट मिल जाए, कोई सोचता है मुझे इस जाति के वोट मिल जाए। तो जातिगत मामलों में, सामुदायिक मामलों में या कम्युनिस्ट मामलों में, कहीं पर भी किसी भी तरह का ये जो ध्रुवीकरण है या जो पोलराइजेशन है, ये
सभी के सभी अलग-अलग दिशाओं से आ रही चीज़ों को इकट्ठे एक दिशा में लाने का कार्य करता है। इकट्ठे एक दिशा में लाने का कार्य। तो एक दिशा में लाने का कार्य यदि वो कर रहा है, तो ये याद रखिए कि ये पोलराइजिंग फ़िल्टर के माध्यम से होगा और पोलराइजिंग फ़िल्टर वही रेबन का चश्मा है जो आपने आँखों के सामने रखा। तो ये हो गई पोलराइज़्ड लाइट। बिल्कुल। अब ये आँखों तक पहुँचेगी तो ठीक है, आराम है। तो पोलराइज़ेशन का मतलब हुआ कि इधर-उधर से आने वाली चकाचौंध को कम करने का एक बढ़िया उपाय। ठीक है। श्रेयांश कह रहे हैं नवंबर तो चल रहा है 2022 में। नहीं यार, नवंबर के लास्ट तक संभावना ये बनती है कि आपको डेट मिले। मैंने ये बोला था। मतलब मैंने संभावना बनने का बोला था ना, ऐसा तो नहीं बोला होगा नवंबर क्लास में एग्जाम ही होने लग जाएंगे। मैं खुद भी क्या बता दूं, मोदी जी थोड़ी ना मेरे पर्सनल कांटेक्ट में है। मैं क्या बोलूं मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि हाँ, हो सकता है डेट आने की संभावना नवंबर के लास्ट तक बन जाए, क्योंकि मैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को मेल करता रहता हूँ, उनकी तरफ से मेल का कोई रिप्लाई आता नहीं है। और फिर मैं क्या करूं, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। आप मुझसे प्रश्न पूछते हैं जो कि एक अथॉरिटी नहीं है, तो कैसे जवाब दे वो। तो कुछ ना कुछ तो उसको कहना है ना, चूंकि टीचर हूँ। ऐसा बोल दूंगा कि सर मुझे नहीं पता, तो आप भी बोलोगे कि यार इसकी रेटिंग 1 कर दो सीधे तो भाई ख्याल तो रखना है ना आप लोगों का। इसलिए देखिए, लक्ष्य भले ही कितना दूर हो, लक्ष्य दिखने की संभावना कम नहीं होनी चाहिए। मोटिवेशन का सबसे बड़ा जो हमारे अंदर प्रेरणा आती है ना, मोटिवेशन, प्रेरणा तो ना बोलूंगा, प्रेरणा तो आप लोग हाँ किसी लड़की का नाम सोच लोगे। मोटिवेशन का सबसे बढ़िया फॉर्म होता है मोटिवेशन बाय लव, और मोटिवेशन का सबसे बेकार फॉर्म होता है मोटिवेशन बाय फियर। फियर का मतलब होता है जब आप किसी चीज से डर करके उसको करना चाह रहे हो, और लव का मतलब ये होता है जब आप किसी चीज को प्यार करते हो इसलिए उसे करना चाह रहे हो। तो दैट्स द बेस्ट मोटिवेशन। आप ये चीज से मत लो कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा कुछ ना हो पाएगा। अक्सर ऐसे लोग माइंडसेट के साथ फेल होते हैं। ठीक है। और मोटिवेशन बाय लव जो होता है, यानी कि हाँ मुझे तो जॉब करनी ही है और मैं गवर्नमेंट में सिलेक्ट हो जाऊंगा, आज नहीं तो कल, बिकॉज आई लव गवर्नमेंट जॉब। तो ये एक अच्छा माइंडसेट होता है काम करने का। तो ये मोटिवेशन आपको ना, मेरा काम है मोटिवेशन बाय लव, कि हाँ भैया सरकारी नौकरी में जीवन अच्छा हो जाता है, बढ़िया, दाल रोटी पनीर खाते रहोगे, जीवन अच्छे से गुजरेगा। चलिए फिर ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, ये तो समझ गए आप। अगला है हमारे पास डिफ्रैक्शन, विवर्तन कहते हैं इसे। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स एंड इट स्प्रेड्स एंड इल्यूमिनेट्स एरिया वेयर द शैडो इज एक्सपेक्टेड। यानी कहने का मतलब कि सोचो जहां पर शैडो होना चाहिए था, वहां पर शैडो, वहां पर छाया ना होकर के जब भी लाइट इस क्षेत्र पर पड़ती है तो वो बेंड होती है। अच्छा, रिफ्लेक्शन में मैंने बोला कि लाइट जब पड़ती है तो पूरी तरीके से परावर्तित होती है कुछ इस तरीके से। फिर मैंने रिफ्रैक्शन बोला तो मैंने कहा उसकी दिशा चेंज होती है और वो इस तरीके से बाहर निकलती है। अच्छा, तीसरी चीज डिस्पर्शन पढ़ा हमने, तो हमने कहा कि जब भी ये किसी प्रिज्म में घुसती है अलग अलग रंगों में विभाजित होती है। स्कैटरिंग हमने उसी के आगे की बात पढ़ी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्शन, इन दोनों को मिला करके भी कुछ पढ़ना बाकी है इंद्रधनुष के बारे में। बट डिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है कि डिफ्रैक्शन में मान लीजिए कि कोई सोर्स है और इस सोर्स पर लाइट आकर के यहां से गिरी, तो जैसे ही लाइट गिरी ना, तो लाइट गिरने के बाद उससे बेंड हो जाएगी। बेंड कहने का मतलब कि उस पे टकराने के बाद इसका कोई एक फिक्स एंगल नहीं बनेगा, कोई एक फिक्स कोण नहीं बन रहा, लेकिन ये टकरा करके इधर उधर जा जरूर रही है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि आखिर इसमें है क्या। जैसे ये देखो, बादलों पे जब सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो एरिया, जिस एरिया को वैसे छाया में होना चाहिए था, वो एरिया भी लाइटन हो जाता है। आपने देखा सिल्वर लाइनिंग इन द स्काई, चांदी जैसी चमक होती है आसमान में। ये चांदी का अस्तर या जिसे बोलते हैं सिल्वर लाइनिंग, ये एक्चुअली डिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। तो याद रखना है सिल्वर लाइनिंग इन द स्काई किसकी वजह से, ये याद रखिए कि डिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक, अब आगे अगली चर्चा की जाए। नेक्स्ट डिस्कशन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या फर्क है। यदि आपसे कोई पूछे कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या फर्क है, तो सबसे पहली बात यह है कि इंटरफेरेंस का मतलब यह होता है कि जब दो अलग अलग स्रोतों से आने वाली अलग अलग सूर्य के प्रकाश की किरणें या अलग अलग किरणें अचानक से एक दूसरे से टकराएं। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब एक ही तरफ से आने वाली किरणें टकराएं परंतु वो अपने रास्ते से बेंड होकर के दूसरे तरफ चले जाएं। दूसरी बात यहाँ पे फ्रिंज, फ्रिंज का मतलब जो होता है वो सीडी में जब लाइट आप मारते हो तो सीडी की लाइट में जो चमकदार पैटर्न दिखता है उसको फ्रिंज कहते हैं। तो वो चमकदार पैटर्न इंटरफेरेंस में कांस्टेंट रहता है, मतलब क्योंकि लाइट दोनों सोर्सेस से आ रही है तो इंटरफेरेंस में कांस्टेंट है। लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट सिर्फ एक सोर्स से आ रही है, और जब लाइट सिर्फ और सिर्फ एक ही स्रोत से आएगी तो वो उसके किनारों में टकराने के बाद किसी भी दिशा की तरफ जा रही है। और ये जो किसी भी दिशा की तरफ जाती है इससे फ्रिंज, फ्रिंज यानी वो जो रंगदार एक पैटर्न बनता है, वो रंगदार पैटर्न
अलग अलग चौड़ाई का भी बन सकता है। तो ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में फर्क है। इंटरफेरेंस का मतलब जैसा कि मैंने आपको कहा, ये फर्क है ध्रुवीकरण और विवर्तन में। तो एक काम करता हूं, देखिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव, ये स्लिट है या इसको कहेंगे ओपनिंग। ये लाइट वेव इसके अंदर पड़ी, अब लाइट वेव जैसे इसके अंदर पड़ी उसके बाद देखिए अलग अलग भागों में विभाजित होकर के चली गई। ये स्लिट का मतलब है कि जब जब इसके कॉर्नर पर लाइट पड़ेगी, इसके कोने पर, तो इसके कोने पर लाइट पड़ने का फर्क ही कुछ और दिखेगा आपको। अब ये देखिए इसके कोने पर लाइट पड़ रही है ना, और कोने पर लाइट पड़ने का आपको फर्क कुछ और ही दिख रहा है। ये आपको अलग अलग फर्क दिख रहा है, ठीक। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं कि which principle is responsible for light spreading as it passes through a narrow slit? संकीर्ण झिरी से गुजरने पर प्रकाश के प्रसार के लिए कौन सा सिद्धांत जिम्मेदार है? तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा सिद्धांत जिम्मेदार होगा? अच्छा, पोल दे देता हूं आपको, तो पोल से आप बता दीजिए, अपवर्तन, ध्रुवीकरण, विवर्तन या व्यतिकरण? अपवर्तन, ध्रुवीकरण, डिफ्रैक्शन या व्यतिकरण? बहुत बढ़िया। अरे अभी अभी मैंने क्या समझाया आपको, क्यों पोलराइजेशन के पीछे? यार पता नहीं, मेरे समझाने से समझ में नहीं आता, या आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो, या क्या करना क्या चाह रहे हो। मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूँ कि भैया एक एग्जाम्पल है आपके सामने कि बादल है। अब बादल है तो उन पर सूर्य का प्रकाश तो पड़ेगा ही, क्योंकि सूर्य तो बादलों के ऊपर ही है। अब वो बादलों में जब भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो बादल के किनारे सूर्य के प्रकाश को एक अलग दिशा में भेज देते हैं। मतलब कि बेंड होने का मतलब होता है मुड़ जाना। और ये जो मुड़ने का कॉन्सेप्ट है, ये मुड़ने का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया कि चांदी का स्तर या सिल्वर लाइनिंग जो हम आकाश में देखते हैं, वो सिल्वर लाइनिंग डिफ्रैक्शन की वजह से ही होती है। क्या हो रहा है डिफ्रैक्शन में? मैंने कहा एक स्लिट है और इसके कोने पर जब जब प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश पड़ने के बाद कई अलग अलग दिशाओं में बेंड होकर के जाता है। बेंड का मतलब मुड़कर, ना तो परावर्तित होकर ना अपवर्तित होकर के। बेंड होने का मतलब होता है कि कोई चीज इस पर पड़े और उसके बाद ये इस तरह से दिशा उसकी बदल जाए, या इस पर पड़े इस तरह से दिशा बदल जाए। कहीं भी दिशा बदलने की एक पूरी बात है। तो आप लोग कैसे ट्रिक कर सकते हो यार कि ये पोलराइजेशन होगा? किसने बोल दिया पोलराइजेशन? मतलब क्या समझ रहे हो आप? मतलब कैसे कैसे पढ़ाई कर रहे हो कि आप पोलराइजेशन कह रहे हो उसको? ऐसे नहीं पढ़ते हैं यार, ऐसे 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 पढ़ाई नहीं होती। मैंने भी पढ़ाई की है अपने जीवन में थोड़ी बहुत। मैं आमतौर पर बिल्कुल भाषण देने में यकीन नहीं रखता, लेकिन जब इस तरह के रिस्पॉन्सेज आप लोगों की तरफ से आते हैं, तो आप लोग किस हिसाब से किसी को मतलब किस हिसाब से आप रेट करते हैं किसी को? आप अपने आप को रेट करके देखें कि हम कहाँ पे हैं। जब सामने वाला व्यक्ति आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बराबर पढ़ा रहा है और उसके बावजूद आप गलत कर रहे हैं, तो आप अपने आप को रेट करके देखें कि यार हम किस स्तर पर खड़े हो गए। ऐसे नहीं होता। मैं बिल्कुल भाषण देने में यकीन नहीं रखता, लेकिन आज भाषण दे रहा हूं। मैंने आज तक कभी नहीं दिया किसी को। रिफ्रैक्शन के बारे में आपको बता चुका हूं कि जब भी माध्यम परिवर्तन होता है, माध्यम परिवर्तन, एक से दूसरे माध्यम में जब भी कोई प्रकाश की किरण घुसती है तो वो हमेशा अपने पथ से विचलित होती है, और इस समय पर उसकी स्पीड और उसकी तरंग दैर्घ्य दोनों परिवर्तित होते हैं। ध्रुवीकरण मैंने बताया कि अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग माध्यमों से आ रहे आ रही किरणें एक ही दिशा या एक ही पथ में आए तो उसको कहते हैं पोलराइजेशन। और इंटरफेरेंस मैंने जैसा कि आपको बताया, इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि दो तरंगों का, हाँ, दो तरंगों का एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज होना। सुपरपोज का मतलब होता है चढ़ जाना। ओके, हाँ, टॉर्च लाइट में भी डिफ्रैक्शन होता है। देखो अब एक बात बताओ मुझे, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछ दिया ये। एक बात बताइए, टॉर्च में होता है, सबसे पहली बात तो एक बल्ब है। मान लो एक बल्ब है, ये टॉर्च में लगा हुआ है बल्ब, ठीक है, उसी वाली टॉर्च की बात कर रहे हो ना, जो बल्ब वाली टॉर्च होती थी, सेल लगते थे निप्पो के चार। अब ये टॉर्च बल्ब है। दूसरी बात ये कि आप लोगों ने देखा है कि इसके पीछे की तरफ एक शीशा भी लगा रहता है, कुछ ऐसे, है ना? ये शीशा लगा रहता है टॉर्च में पीछे की तरफ, कुछ ऐसे। और उसके बाद इस टॉर्च में जो सामने वाला हिस्सा है, ये सामने वाला हिस्सा एक कांच होता है, कुछ ऐसे होती है टॉर्च। और ये है हमारी, मान लीजिए, टॉर्च, ठीक है, इस पे लगे हुए निप्पो के 3 सेल। अब मुझे ये बताओ मंजीत जी जल्दी से, सबसे पहले
रोशनी देने का काम किसका है? बल्ब का। बल्ब ने दे दी रोशनी, रोशनी देने के बाद ये रोशनी सीधे इस कांच को क्रॉस करके बाहर की तरफ आएगी। हालांकि उसका फोकस क्या होता है? फोकस एक जगह पर होता है टॉर्च का। अब जब फोकस एक जगह पर होगा, इसका मतलब कि ये जो पीछे की तरफ कांच लगा हुआ है, ये कन्वर्ज है। कन्वर्ज का मतलब ये अपसारी है। अगर अब ये सारी अभिसारी, नॉट अपसारी, अभिसारी है, और ये अभिसारी जो कांच लगा हुआ है, इस कांच की वजह से ही आपको एक स्थान पर फोकस मिलता है। अगर ये डाइवर्जिंग होता तो आपको एक स्थान पर फोकस ही ना मिलता, वो तो यूं फैला देता लाइट को, स्ट्रीट लाइट के जैसा कर देता ना। स्ट्रीट लाइट में पीछे जो लेंस लगा होता है, वो पीछे जो दर्पण लगा होता है ऊपर की तरफ, वो तो अपसारी होगा, वो डाइवर्जिंग होगा, लेकिन टॉर्च में नहीं। अब मुझे ये बताइए कि आपको कौन सी ऐसी स्थिति है जहां पर इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है इस पूरी परिस्थिति में। फिर मैं बताता हूं आपको। आपको क्या लगता है कहां पर इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलेगा? या सॉरी, डिफ्रैक्शन जो आप पूछ रहे हैं, मैंने भी डिफ्रैक्शन के बारे में भी अभी आपको बताया। विवर्तन, विवर्तन का मतलब होता है कि मूल पर या कॉर्नर्स पर। कॉर्नर का मतलब होता है कोनों पर। कोनों पर प्रकाश में आया हुआ मोड़। सर धुंधला भी दिखाई देता है। यार मैं आपसे प्रश्न कुछ और पूछ रहा हूँ, आप मुझसे उल्टी, हाँ उल्टी गंगा बहाने को कह रहे हो। आप मुझे ये बताओ, इसमें ऐसी कौन सी स्थिति है जहां पर आपको डिफ्रैक्शन होता हुआ दिख रहा है? टॉर्च का काम है एक जगह पर फोकस बना करके रखना। धुंधला दिखाई देना या ना दिखाई देना, ये तो आंखों का काम है ना। इस आंखों से आपको क्या लेने देना? आपको तो टॉर्च से लेने देना था भाई। किसी चीज का धुंधला दिखाई देना या किसी चीज का धुंधला ना दिखाई देना, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी आंखें कितनी परफेक्ट है और सामने वाली चीज के ऊपर कितनी लाइट पड़ रही है। टॉर्च के लाइट से धुंधला दिखाई देने या ना दिखाई देने का कोई लॉजिक ही नहीं है। या तो कम दिखाई देगा या तो ज्यादा दिखाई देगा। अब जल्दी से मुझे बताइए सीन क्या है। चलो कोई ना, मैं आपको बताता हूं कि ये जो कांच आपको देखने को मिल रहा है, ये कांच, आप अक्सर देखते हो कि इस कांच के चारों तरफ आपको ये ब्लू कलर की लाइट्स दिखती हैं। ये ब्लू कलर का आपको दिखेगा कांच, जो शीशे के जस्ट बाहर लगा हुआ है। ये ब्लू कलर के कांच में आपको थोड़ा सा डिफ्रैक्शन देखने को मिल सकता है। वो भी कब? जब इसके चारों तरफ का एरिया काला कलर का हो, काला रंग का हो, तो वो डिफ्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। लाइट टकरा करके अंदर की तरफ ही जाएगी और फिर बाहर की तरफ निकल करके आएगी। परंतु कोनों पर प्रकाश में आया हुआ मोड़ आपको सामने कांच में देखने को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि कांच होता है पारदर्शी। कांच पारदर्शी है तो वो सीधे प्रकाश को बाहर की तरफ निकाल देगा। अब जल्दी से बताओ, जब प्रकाश दो या दो से अधिक संकीर्ण झिल्लियों से होकर के गुजरता है, तो प्रकाश और अंधेरे बैंड को अलग करने के लिए कौन सा सिद्धांत जिम्मेदार है? देखो, दो या दो से अधिक संकीर्ण झिल्लियों से होकर के गुजरेगा, तो प्रकाश और अंधेरे बैंड को, अंधेरे बैंड का मतलब डार्क बैंड को, अलग अलग दो या दो से ज्यादा स्लिट में कौन रिस्पॉन्सिबल है इसे करने के लिए? ये बढ़िया प्रश्न है, इसके बारे में बताऊंगा अभी आपको। देखो, डी में एक व्यक्ति ने आंसर किया है इंटरफेरेंस में। अब देखो वापस से आ जाते हैं वहीं पर जहां हम लोग पढ़ रहे थे इंटरफेरेंस के बारे में। ये देखिए, अब गौतम बहुत अच्छे। देखिए, अब यहाँ पर इंटरफेरेंस का मतलब, मैंने कहा था कि इस पिक्चर के बारे में बाद में एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि आपने क्वेश्चन सही नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्योंकि मैंने समझाया भी नहीं था, मैं चाहता था कि मैं क्वेश्चन लाऊं। देखो भाई, एक बात सीधे सीधे आपको बता दूं, इंटरफेरेंस का मतलब क्या? इंटरफेरेंस का मतलब ये कि दो अलग अलग दिशाओं से आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे से टकराएं। अब आप देखिए कि मान लीजिए कि ये कोई स्लिट है, जिस स्लिट से होकर के एक प्रकाश की किरण गुजरी। अब उसके बाद यहाँ पर दो स्लिट हैं, बी और सी। अब इन दोनों स्लिटों से होकर के जब वो प्रकाश की किरण गुजर रही है, तो प्रकाश की किरण की दिशा अलग अलग है, और दिशा अलग अलग होने के साथ साथ एक दूसरे की तरफ भी है। अब ये जो प्रकाश की किरणें एक दूसरे की तरफ पहुंची, तो पहुंचने के बाद इनमें हुआ इंटरफेरेंस। यहां पर इंटरफेरेंस हुआ, इसे ही हम लोग कहेंगे व्यतिकरण। और इस व्यतिकरण के कॉन्सेप्ट को अब आप देख सकते हो कि जब दो लाइट सुपरपोज होती हैं, और सुपरपोज होने के बाद आपको अलग बैंड में ये परिवर्तित हुई मिलेंगी, तो या तो एम्पलीट्यूड आपको ज्यादा मिलेगा और या तो एम्पलीट्यूड आपको कम मिलेगा। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा मिल रहा है, आयाम ज्यादा है, तो कंस्ट्रक्टिव है, नहीं तो ये डिस्ट्रक्टिव है।
ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कोई कि जब दो या दो से अधिक संकीर्ण झिल्लियों से होकर के गुजरता है तो प्रकाश और अंधेरे बैंड को अलग करने के लिए कौन सा सिद्धांत जिम्मेदार है, तो आप ये बता पाओगे ना कि कौन सा सिद्धांत जिम्मेदार है उसमें? ये ठीक है। हाँ, शून्य नहीं हो सकता मनु, क्योंकि ना दोनों ही प्रकाश की किरणें हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि आप ब्लैक वर्सेस लाइट लड़ा दो। अगर मान लो कि दो अलग अलग प्रकाश की किरणें दो अलग अलग दिशाओं से आ रही हैं और ये दोनों ही दिशाएं अगर किसी एक एम्पलीट्यूड की प्रकाश की किरणें भेज रही हैं तो शून्य एम्पलीट्यूड होने का मतलब क्या हुआ कि आपको कुछ नहीं दिखेगा, अंधेरा हो जाएगा पूरा का पूरा। और दो लाइट वेव्स के टकराने से अंधेरा कैसे होगा ये सोचें, है ना? तो दो लाइट वेव्स के टकराने से अंधेरा होने की स्थिति नहीं बनेगी। आगे बढ़े। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा आप लोगों का, तो आपको ध्यान देना है। What principle is responsible for the fact that certain sunglasses can reduce the glare from reflected surfaces? इस तथ्य के लिए कौन सा सिद्धांत जिम्मेदार है कि कुछ धूप के चश्मे परावर्तित सतहों से चकाचौंध को कम कर सकते हैं? मोनिका जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम टू द सेशन। चलिए जल्दी से बताइए अब। अरे जय हिंद, बड़े दिनों बाद आप सेशन में पहुंचे हो। चलो बढ़िया। देखो ये सही है, अभी जिन लोगों ने आंसर दिया ना, ये पता नहीं कौन है, ये दो और एक यानी कि तीन लोग, ये कौन है जिन्होंने रिफ्रैक्शन को और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। अरे भैया मैंने चकाचौंध जो शब्द इस्तेमाल किया था आपके सामने, वो चकाचौंध कहते कहते ही मैंने बता दिया था। मैंने क्या कहा था आपसे? देखिए पोलराइजेशन का मतलब कि वेव नेचर यानी सूर्य का प्रकाश एक तो वैक्यूम से होकर के पृथ्वी पर पहुंचता है, निर्वात से होकर के। अब यहां पर कहानी ये होगी कि गैर ध्रुवीकृत लाइट चकाचौंध दुनिया भर की आपकी आंखों तक पहुंच रही होगी, उसको कम करना है। और कम करने के लिए फिर आपको एक पोलराइज फिल्टर लगाना पड़ेगा। तो यानी कि चकाचौंध कम करने के लिए पोलराइजेशन, पोलराइज्ड फिल्टर ही लगाना पड़ेगा। ये तो स्थिति है, यही बनेगी। ठीक है, तो पोलराइजेशन ऑलवेज याद रखिए। अच्छा अगला, वैसे ये वाले फॉन्ट ज्यादा अच्छे लग रहे हैं क्या आप लोगों को? ये वाले जो फॉन्ट है ये कलरफुल। चलिए अगली चर्चा करते हैं। हाँ ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसी में लेकर के आए फिर आगे से और नई नई चीजें। कलरफुल अच्छा तो लगता ही है, नो डाउट। प्रिंसिपल विच अलाउज रेनबो टू फॉर्म इज, वह सिद्धांत जो इंद्रधनुष को बनने देता है वह कौन सा सिद्धांत है? रिफ्रैक्शन प्लस डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन प्लस रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन प्लस पोलराइजेशन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्लस डिस्पर्शन? क्या लगता है आपको, क्या इसका सही आंसर होना चाहिए? अपवर्तन और विवर्तन, ध्रुवीकरण और अवर्तन, वर्ण विक्षेपण और ध्रुवीकरण, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण, दोनों के दोनों? बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने भी आंसर दिया है, दो लोग और एक लोग, यानी कि क्यों भैया गलत कर रहे हो आप लोग? क्यों 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 बताइए मुझे, आखिर ऐसा क्या है जो आपको गलत करने में मजा आ रहा है? देखिए कृपया ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि ये सूर्य है, मान लीजिए, ऐसा नहीं कहता कि मतलब ये सूर्य ही है, पर ये सूर्य है। शिवम कह रहे हैं सर मुझे नहीं पता। अरे तो आपने क्लास क्यों नहीं की पुरानी वाली? कीजिए ना, आपको पता चल जाएगा। पढ़ाई करनी है आपको अभी और ज्यादा। ये है सूर्य। देखो सूर्य से होता क्या है, सूर्य से कोई भी किरण आएगी, अब मान लो कहीं पानी बरस रहा है, तो कहीं पर भी पानी बरसेगा तो पानी की बूंदें आमतौर पर वायुमंडल में मौजूद होंगी। मान लीजिए कि ये पानी की बूंद है, थोड़ा बड़ी है पर ठीक है, अब आपको समझाने के लिए ये पानी की बूंद में बना देता हूँ। अब एक, हाँ एक स्थिति ऐसी बनती है जिसमें मैंने कहा कि कोई भी पानी की बूंद, मान लीजिए पानी की बूंद है, ये पानी की बूंद में सूर्य के प्रकाश की किरण प्रवेश कर गई। अब ये जैसे ही सूर्य के प्रकाश की किरण इस पे प्रवेश करेगी, एक बात तो आपको पता है कि ये सूर्य के प्रकाश की किरण विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाएगी। तो अब देखो, चलो चलो कोई बात नहीं, आपको पुरानी क्लासेस कर लेनी है शिवम, और कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे उसको करना है। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से 7 रंगों में विभाजित हुई, और ये आगे आकर के टकराएंगे किससे? इसी पानी से, बूंद में आगे। और देखो अब जैसे ही ये पानी की बूंद में टकराए,
अपवर्तन का कॉन्सेप्ट कहता है कि इनको दिशा बदल करके दूसरे पार निकल जाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। इसमें क्या होगा, पानी की इस सतह से होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और कुछ इस तरीके से ये सभी की सभी किरणें बाहर की तरफ निकलेंगी। और जैसे वो बाहर की तरफ निकलेंगी, अब सबसे पहली बात तो ये बताओ, इनमें से वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका? इसमें से तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है रेड कलर का, तो रेड कलर सबसे ऊपर होगा, और वॉयलेट कलर यानी कि बैगनी सबसे नीचे, रेड सबसे ऊपर, और इस तरीके से ये आपको इंद्रधनुष सा बनता हुआ दिखेगा। यानी कि एक बात तो कंफर्म हो गई दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से आने वाली किरण जब पानी की बूंद के अंदर घुसती है तो सबसे पहले यहां पर होता है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब यहां पर होगा वर्ण विक्षेपण, क्योंकि वो 7 रंगों में विभाजित हो गई, और वर्ण विक्षेपण के बाद यहां पर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम क्या कह रहे थे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अगर आपसे कोई ये पूछे, अच्छा अब बताइए कि कोई व्यक्ति खड़ा है और व्यक्ति को देखने का एंगल कितने डिग्री बनेगा? इंद्रधनुष के 2 प्रकार होते हैं। ओके, अगर आपसे कोई पूछे कि इंद्रधनुष के जो 2 प्रकार हैं या टाइप्स ऑफ रेनबो, वो टाइप्स ऑफ रेनबो को हम किस तरीके से जानेंगे? टाइप्स ऑफ रेनबो को वैसे तो बहुत सारे होते हैं। फॉग बो रेनबो अलग होता है, लूनार रेनबो अलग होता है, मल्टीपल रेनबो अलग होता है, ट्विन रेनबो अलग होता है, फुल सर्कल अलग होता है, एक और होता है सुपर न्यूमेरी बो अलग होता है। तो बहुत अलग अलग तरीके के, लेकिन प्राइमरी और जो सेकेंडरी होते हैं, वो प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये प्राइमरी सेकेंडरी ये रेनबो क्या होते हैं और किस तरीके से इनके बीच में एंगल बनता है। ठीक है, मल्टीपल रेनबो, डबल रेनबो, सुपर न्यूमेरी और सर्कुलर, मोनोक्रोम, मून बोज, ये सब तो चलो काम धाम की बातें हैं। साइंस स्ट्रक्चर के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पर हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी 2 रेनबो के बारे में बात करते हैं। सेकेंडरी का मतलब उसमें डबल रिफ्लेक्शन, हाँ, और प्राइमरी का मतलब उसमें सिंगल रिफ्लेक्शन। बहुत अच्छे सुमित जी। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, और सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक। सिंगल, डबल रिफ्लेक्शन जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ एंगल कितना मिलेगा? कोई व्यक्ति खड़ा हो तो उसका रेनबो के साथ एंगल कितने डिग्री का बनना चाहिए? जैसे अगर मान लो यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये मैं व्यक्ति हूँ, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है रेनबो को मैं देख रहा हूँ, ये 42 डिग्री। सो प्राथमिक में 42 डिग्री के लगभग और सेकेंडरी में लगभग ये 52 डिग्री के आसपास एंगल बनता है। तो अब आप याद रखिएगा, कभी आपसे पूछा जाए कि जो टाइप्स ऑफ रेनबो होते हैं, टाइप्स ऑफ रेनबो में कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो प्राइमरी में 40 से 42 डिग्री टू एंटी सोलर पॉइंट, और फिर उसके बाद दूसरा जो सेकेंडरी रेनबो होता है उसमें 50 से 52 डिग्री का बनता है। अब ये जो आपको 42 डिग्री मिल रहा है, यही आपको 42 डिग्री यहाँ पर भी मिलेगा। ये वाला एंगल, रिफ्लेक्शन वाला एंगल वही वाला है ना। शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं, वो शीर्षाभिमुख कोण की साइज बराबर होती जाती है। तो 52 डिग्री एंटी सोलर पॉइंट पे ये आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और एक बार एक क्वेश्चन था, मैंने शायद देखा था कहीं यूपीएससी में, कि प्राइमरी और सेकेंडरी इन दोनों रेनबो के बीच, ये क्वेश्चन इंग्लिश में ही था, मैं इसका हिंदी अभी करता हूं, इनके रेनबो के बीच एक डार्क बैंड होता है, उस डार्क बैंड को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बड़ा शानदार सा क्वेश्चन था, और मुझे पता नहीं कहां से याद आ गया कि इसको कहते हैं अलेक्जेंडर डार्क बैंड। कहने का मतलब कि जो प्राथमिक एवं द्वितीयक जो अलग अलग तरीके के रेनबोज होते हैं, इन रेनबोज के बीच में एक बहुत ही शानदार सा डार्क बैंड भी पाया जा सकता है, और ये डार्क बैंड यानी कि एक गहरे कलर का रंग कहलाएगा अलेक्जेंडर डार्क बैंड। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो बस थोड़ा सा याद रखिएगा, अलेक्जेंडर्स डार्क बैंड। सो सेकेंडरी रेनबो जो होता है वो प्राइमरी रेनबो की अपेक्षा थोड़ा सा डिफ्यूज्ड होगा, और थोड़ा सा एज कंपेयर टू प्राइमरी रेनबो थोड़ा सा लाइटर भी होगा, लेकिन प्राइमरी वाला तो 42 डिग्री एंटी सोलर पॉइंट एंगल बनाते हुए बढ़िया बड़ा सा रेनबो बन करके आपके सामने पहुंचता है। तो चले, ये चीजें तो हमने कर ली डिस्कस। सूरज जी वेरी गुड मॉर्निंग, एंड हेलो सौरभ खंडेलवाल जी, वेलकम टू द सेशन। अगली चर्चा करें। नेक्स्ट, लाइट वेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ 600 न्यूटन मीटर इन वैक्यूम। ठीक है, सॉरी न्यूटन मीटर नहीं, नैनोमीटर, अरे मैंने न्यूटन मीटर सॉरी बेंडिंग मोमेंट का सोच लिया था, उसके लिए माफ कीजिएगा। आपने ये पढ़ा है फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है?
फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ये न्यूटन एवं मीटर हो जाएगा। आमतौर पर हम लोग बेंडिंग मोमेंट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं तो न्यूटन मीटर पढ़ देते हैं, हालांकि इसमें कैपिटल एन होना चाहिए था, तब न्यूटन मीटर पढ़ता मैं इसको। लाइट वेव की वेवलेंथ जो है वो 600 नैनोमीटर है। ये ग्लास से पास करती है, जिसका इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है 1.5। तो क्या लगता है आपको, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट ग्लास? सौरभ कह रहे हैं सर मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम आती है। अरे लेकिन सौरभ जी मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स नहीं पढ़ा रहा। आपको मैं कोशिश करूंगा कि मैथ्स वाले सर आपको हेल्प करें। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या होने वाला है इसका आंसर? चलिए पोल दे दिया है, फटाफट से आंसर निकालिए और तुरंत पोल पर मार्क कीजिए आंसर। क्या बात है यार, सारे के सारे लोग सही कर रहे हैं, बहुत अच्छे। इसमें तो सबसे कम लोग गलत किए हैं। 400 न्यूटन मीटर क्या होता है? N इज इक्वल टू सी बाई वी, यही है फॉर्मूला? जल्दी से बताइए, हाँ फटाफट बताइए, फिर उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन पर फोकस तो कर ही रहे हैं। तो अगर आपसे कभी कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट ग्लास, N इज इक्वल टू सी बाई वी, लेकिन यार एक बात बताओ, सी जो हमने बोला वो तो हमने गति के बारे में बात की है। हमने तो यहाँ पर कहा है कि भाई सी जो होता है ये प्रकाश की निर्वात में गति है ना। और दूसरा हमने ये लिखा है कि वेलोसिटी, ये वी का मतलब होता है प्रकाश की माध्यम में गति। अब माध्यम में गति जो भी है वो आपको फाइंड करनी है। चलिए आपने ऐसा कर दिया होगा 1.5 इज इक्वल टू 600 बटे वी, तो वी बराबर हो गया 600 बटे 1.5, तो आपको निकल करके आ गया होगा 400 नैनोमीटर, ऐसा ही कर लिया होगा ना आपने। लेकिन एक बात बताओ भाई, मैं यहाँ तो वेवलेंथ दे रखा हूँ ना आपको, और ये तो आप गति की बात कर रहे हो, आप गति की वो बात कर रहे हो जो मीटर प्रति सेकंड में लिखा जाता है, लेकिन मैं वेवलेंथ की वो बात कर रहा हूँ जो 600 न्यूटन मीटर में लिखा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या आपने जो किया है वो सही है या नहीं है? जल्दी से बताइए। नहीं, बिल्कुल सही। C इज इक्वल टू होता है V इंटू लैम्डा, है ना, ये वाला फॉर्मूला, बिल्कुल सही। देखो विजय जी, हाँ बहुत अच्छे, मोनिका बहुत अच्छे। C इज इक्वल टू होता है V इंटू लैम्डा, एंड V इंटू लैम्डा ये जो भी है हमारे पास फॉर्मूला, इसमें लैम्डा हमारे पास है। लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ, है ना। लैम्डा, लैम्डा इसको बोलते हैं LAMBDA, लैम्डा। लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ कितनी है? 600। सी कितनी है आपके पास? आपको ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। अब आप यहाँ पर आप रख सकते हो, और आपको रखने के बाद फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। अच्छा चलिए एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। लाइट हैज अ वेवलेंथ ऑफ 600 न्यूटन मीटर इन वैक्यूम, it passes into a glass which has an index of refraction of 1.5. What is the wavelength of the light in the glass? निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है 600 न्यूटन मीटर, कांच में से गुजरता है, अपवर्तन सूचकांक है इसका 1.5। कांच में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या है बताइए जल्दी से। हाँ जी, क्या लगता है आपको क्या आंसर होगा इसका? मैं पोल देता हूँ, आपको बताना है फटाफट से आंसर। क्या बात है, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसके फॉर्मूले पर चले जाते हैं। वेवलेंथ कितना दिया हुआ है? वेवलेंथ दिया हुआ है आपको 600 न्यूटन मीटर, ठीक है। आपको लैम्डा दिया हुआ है 600 नैनोमीटर, सॉरी मैं न्यूटन मीटर बोलता हूँ उसके लिए माफ कीजिएगा, 600 नैनोमीटर। तो अगर आप इसे मीटर में लिखना चाहो तो आप इसे लिख सकते हो 600 × 10⁹ मीटर में, ठीक है। अब स्पीड ऑफ लाइट n इज इक्वल टू सी लैम्डा में यहाँ पर रखो, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। n इज इक्वल टू सी इंटू लैम्डा, सॉरी एक मिनट रुकिए, c इज इक्वल टू वी इंटू लैम्डा, हाँ c इज इक्वल टू वी इंटू लैम्डा। अब इसमें से आपको क्या निकालना है? लैम्डा निकालना है। आप c इज इक्वल टू वी रख दीजिए, c आपको मिलता है 3 × 10⁻⁸ और ये आपको मिल रहा है 600 × 10⁻⁹। बस आपको ये फॉर्मूला रख देना है लैम्डा में, आपको निकल करके आएगा 5 × 10⁻⁴।
ये आपको जो भी है इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ये मीटर प्रति सेकंड और ये बराबर जो भी है, जो भी कहानी है, वो कहानी सब पूरी निकल करके आ जाएगी। ठीक है? अरे माइनस में चला जाएगा 9, तो इसलिए कह रहा हूं मैं। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं थोड़ा सा। जब एक लाइट वेव्स किसी मीडियम में या किसी भी डिफरेंट मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी में घुसती है, जब एक प्रकाश की तरंग विभिन्न प्रकाशीय घनत्व वाले माध्यम में प्रवेश करती है, तो क्या होता है? इट्स स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी चेंजेस, इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ चेंजेस, इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ चेंजेस, और इट्स स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एवरीथिंग चेंजेस। व्हाट डू यू थिंक सो इज गोना बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? जल्दी से बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आ गया आपके सामने पोल, फटाफट से बताइए। बहुत बढ़िया। हमेशा याद रखिए फ्रीक्वेंसी में क्या बदलाव होता है, कुछ नहीं, लेकिन स्पीड और वेवलेंथ ये दोनों ही चेंज हो जाते हैं। तो इसकी गति और तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होता है, जो कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। ऑप्टिकल डेंसिटी कहने का मतलब है कि उसका प्रकाशक घनत्व कुछ और होगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आगे चल के। और दूसरी बात मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता है जिसमें आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आपको याद रखना है, मैंने आपको बोला हुआ है कि आप मुझे उसकी फोटो खींच के भेज दीजिए, या तो डाउट बॉक्स में। डाउट बॉक्स आपको पता है कैसे यूज करना है। आपको डाउट बॉक्स में जाना है, फोटो खींच के भेज देनी है क्वेश्चन की, और आपको नवदीप सर को रेफर कर देना है। मेरा नाम है नवदीप सिंह और मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी है navdeep.singh@byju'sexamprep.com। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप यहाँ पर भी पूछ सकते हो, या मेरा टेलीग्राम है नवदीप सिंह 003। तो यहाँ टेलीग्राम में इतना सर्च कर लोगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो मैं मिल जाऊंगा, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा वो डाउट बाय द एंड ऑफ द डे। ठीक है, चलिए फिर ख्याल रखिए अपना, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।